हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 के चैप्टर 12 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि इसके पहले 11 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हमारा 12वां चैप्टर है। तो आज हम लोग का टॉपिक हम लोग जो पढ़ना है वो है इन्वायरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन द नोडल एजेंसी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट पॉलिसी प्रोग्राम से रिलेटेड स्कीम्स। तो कहा जा रहा है कि जो इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। और इसके लिए मतलब कि जितना भी इंडिया में इन्वायरमेंटल लॉ है सबको यही देखता है। और ये मिनिस्ट्री जो है नोडल एजेंसी है किसके लिए? तो यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के लिए, इंटरनेशनल केयर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। तो इन तीनों स्कीम के लिए या फिर तीनों प्लान जो है उसके लिए मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है। द मिनिस्ट्री ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद मल्टीलेटरल बॉडीज। मिनिस्ट्री और भी कई बॉडी के साथ कोऑपरेट करता है, जैसे कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एंड रीजनल बॉडी सच एज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड पैसिफिक, स्कैप है ना। स्कैप का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड पैसिफिक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। तो इन सभी मतलब कि जहाँ भी इन्वायरमेंटल का बात आता है, इंडिया को इन्वायरमेंटल फील्ड में रिप्रेजेंट करना होता है, तो इसी मिनिस्ट्री के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट बॉडी मेंशन है, जैसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, इसको 1890 में बनाया गया था, है ना। इंडिया का सबसे टॉप लेवल का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इस मिनिस्ट्री के तहत, जिसका क्या काम है? तो कैरी आउट टैक्सोनॉमिक एंड फ्लोरिस्टिक स्टडीज ऑन वाइल्ड प्लांट्स रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो वाइल्ड प्लांट पे रिसर्च करता है, जो जंगली पेड़ पौधे उन पे रिसर्च करता है, उनका टैक्सोनॉमी को देखता है, फ्लोरिस्टिक स्टडी करता है उनका। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1890, 1890 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्लोर द प्लांट रिसोर्सेज। तो कंट्री का जो प्लांट रिसोर्सेज उसको एक्सप्लोर करना, आइडेंटिफाई द प्लांट स्पेसीज विद इकोनॉमिक वर्च्यूज। प्लांट इकोनॉमी को, प्लांट के डिफरेंट स्पेसीज को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उसका क्या इकोनॉमिक वर्च्यू है उसको पहचाना। सर जॉर्ज किंग, द देन सुपरिटेंडेंट ऑफ द रॉयल बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता, वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट एक्स ऑफिशियो ऑनरेरी डायरेक्टर ऑफ बीएसआई। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर कौन थे? तो सर जॉर्ज किंग, और उस समय के सुपरिटेंडेंट थे कोलकाता के, ठीक है, सॉरी रॉयल बोटेनिकल गार्डन के, मतलब जो कोलकाता में उसके सुपरिटेंडेंट थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द डिपार्टमेंट वाज रीऑर्गेनाइज 1954, 1951 में इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो था बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इट इज अ प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री, कंप्लीटेड 100 ईयर ऑफ सर्विस टू द नेशन। तो इसका 100 साल हो गया है, 100 साल तो उसका भी हो गया, 1890 में ही वो भी बना था, तो 100 साल से ज़्यादा उसका भी हो गया, ठीक है। और ये कब बनाया गया था? तो 1916 में इसको बनाया गया था। ओवर द सक्सेसिव प्लान पीरियड, फंक्शन ऑफ द जीएसआई आल्सो एक्सपेंडेड ग्रेजुअली। तो जैसे जैसे दिन बीतता गया, जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी जो काम है वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अबाउट फौना, सर्वे ऑन कंजर्वेशन एरिया, सर्वे स्टेटस सर्वे ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज। तो जो भी मतलब को प्लांट में डील करता था, एनिमल में डील करता है, ठीक है। इसके तहत कई एक्ट आते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया नेशनल डिजिग्नेटेड रिपोजिटरी ऑफ टाइप एंड वाउचर स्पाइसमेंट सपोर्टिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को कौन मतलब कि इंप्लीमेंट करवाता है, इन्फोर्स करवाता है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करवाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैराइन एक्वेरियम म्यूजियम ऑफ अवेयरनेस ऑन कंजर्वेशन, तो इसके द्वारा ये भी काम किया जाता है। और भी कई तरह के एक्ट एंड एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ द नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन। तो इंडिया में जो भी जूलॉजिकल कलेक्शन है, ठीक है, उसके कस्टोडियन के रूप में वर्क करता है कौन? तो जेडएसआई यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका भी कोलकाता में, 16 जगह इसका रीजनल सेंटर था। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता में। अब नेक्स्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इट इज ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री, ये भी उसी मिनिस्ट्री के अंदर है। इंगेज इन असेसमेंट ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट रिसोर्स एट रेगुलर इंटरवल। और इसका काम क्या है? तो कंट्री को फॉरेस्ट रिसोर्स को असेसमेंट करता है रेगुलर इंटरवल पे। इसको 1981 में बनाया गया था, मतलब उस सब के मुकाबले काफ़ी नया बॉडी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सक्सीडेड द प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड 1965 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द स्पॉन्सरशिप ऑफ एफओए और यूएनडीपी। तो एफएओ यानी कि और यूएनडीपी, ठीक है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एफएओ जो है यूएन का एक स्पेशलाइज बॉडी है। तो ये दोनों को मिलकर एक प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 1965 में, जिसका नाम था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उसको कम्प्लीटली मतलब कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सक्सीडेड मतलब उसको सक्सीड किया, मतलब पहले जो था ये प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज था, जो बाद में जाकर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बन गया। द मेन ऑब्जेक्टिव, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुड वेस्ट इंडस्ट्रीज इन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ द कंट्री। तो जो वुड वेस्ट इंडस्ट्री, ऐसा इंडस्ट्री जहाँ लकड़ी रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है, उसको लकड़ी प्रोवाइड कराना। इन इट्स रिपोर्ट
1976 द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर NCA और रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके रिकमेंडेशन पे एक नेशनल कमीशन सेटअप किया गया था एग्रीकल्चर पे, उसी के रिकमेंडेशन पे इसको मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया। ठीक है, PISFR मतलब ये वाला जो संगठन था, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, व रीऑर्गेनाइज इनटू FSI 1981। तो इसको 1981 में जो है मतलब यहाँ पे बताया गया, एक मिनट, इसी का नाम बदल के मतलब इसी को रीऑर्गेनाइज करके 1981 में फॉरेस्ट सर्वे बना दिया गया। ठीक है, बाद में इसको फिर से दोबारा मतलब कि इसमें और कुछ सुधार किया गया 1986 में। था इसका स्थापना कब हुआ था? 81 में, याद रखिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात किया जाए तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD जिसको बोलते हैं फेमसली, इज वन ऑफ द की एग्रीमेंट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द अर्थ समिट हेल्ड इन, तो 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था जिस रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, वहाँ पे CBD साइन हुआ था। एक किस चीज़ पे था? तो बायोलॉजिकल कंजर्वेशन पे था। इंडिया इनेक्टेड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन 2002, इंडिया में इसके लिए एक्ट लाया गया 2002 में। गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू रेटिफिकेशन ऑफ CBD ऑफ इंडिया 1994। ये जो 1992 में जो भी यहाँ पे सम्मेलन में मतलब कि प्रॉमिस किया गया था इंडिया के द्वारा, इंडिया उसको रेटिफाई करवाया 1994 में। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि संसद में उस चीज़ को बताना कि हम क्या क्या किए हैं और संसद से उसको पास करवाना। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया के द्वारा कई मतलब कि यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे एक है NBAP नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2008 में, एंडेंडम टू NBAP इन 2014 में इसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है, 20 नेशनल टारगेट रखा गया बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। नगोया प्रोटोकॉल ऑन द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एडॉप्टेड अंडर द एजेस ऑफ CBD 2010, तो CBD के अंदर जो है नगोया प्रोटोकॉल साइन किया गया इंडिया के द्वारा। ठीक है, और इसका काम क्या है? तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एडॉप्ट, मतलब एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग करने मतलब कि जो जंगल है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उस पर सबका एक्सेस हो, मतलब कि आदमी का भी जितना पहुँचे, जानवर का भी उतना पहुँचो, उसका बेनिफिट हर चीज़ में शेयर किया जाए हर किसी के साथ। मतलब कि जंगल पे सिर्फ आदमी का ही अधिकार नहीं, कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो यूनेस्को का एक मैप प्रोग्राम था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसी के तहत जो है बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किया जाता है। द बायोस्फीयर रिजर्व वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1973-74 अंडर इट्स मैप प्रोग्राम। द मैप लॉन्च इन 1970 बाय यूनेस्को, मैप हालांकि 1970 में यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया था। इज ए ब्रॉड बेस्ड इकोलॉजिकल प्रोग्राम एम टू डेवलप विद द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज अ बेसिस फॉर रेशनल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ बायोस्फीयर। द इंडियन, यहाँ आगे बात करते हैं, द इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी, इंडिया का एक स्पेशल है इंडिया नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी, आइडेंटिफाइज एंड रिकमेंड पोटेंशियल साइट फॉर डिजिग्नेशन बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसी का काम है किसी साइट को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में रिकमेंड करना है ना, रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को कि इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाए। देयर आर 18 डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर, यहाँ अभी तक इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर देन बायोस्फीयर हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को। तो 18 में से 10 जो है यूनेस्को की लिस्ट में भी हैं। ठीक है, तो इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें 10 जो है यूनेस्को की लिस्ट में भी हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्कीम रिलेटिंग टू बायोसेफ्टी, इसके बारे में बात करते हैं। द स्कीम ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 1991-92 ड्यूरिंग द 8th प्लान। तो 8th 5 मतलब कि जो पंचवर्षीय योजना था 5 ईयर प्लान, तो 8th 5 ईयर प्लान में 1991-92 के आसपास, ठीक है, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्टाजीना प्रोटोकॉल, तो इसका मेन मतलब कि एम क्या था? तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल किस चीज़ पे है? तो बायोसेफ्टी पे। कार्टाजीना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी पे है। ठीक है, तो उसको मेन इम्प्लीमेंट कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। कार्टाजीना प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इट वाज नेगोशिएटेड अंडर द एजेस कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD के अंदर जो है इसको मतलब इस प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया। इंडिया जो है इस प्रोटोकॉल के मतलब इंडिया इज अ पार्टी टू द प्रोटोकॉल, मतलब कि वो भी एक सिग्नेटरी है, इंडिया भी इसको मानता है। द मेन ऑब्जेक्टिव प्रोटोकॉल टू इंश्योर सेफ ट्रांसफर हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो लिविंग मॉडिफाइड उसको ट्रांसफर किया जाए सेफली फॉर्म में, सेफली रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायो, जैसे किसी को यदि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, कहने का मतलब कि कोई जानवर है, ठीक है, उसका मॉडिफाई किया गया और दूसरा जानवर बनाया गया उसे आर्टिफिशियल, मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए किसी जानवर का क्लोन तैयार किया गया है या फिर उसी जानवर का एक मॉडिफाइड वर्जन तैयार किया गया है, तो क्या होगा, हर कोई उसी नए वाले वर्जन को खरीद मतलब कि अडॉप्ट करना चाहेगा या फिर उसको ज़्यादा वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो पुराना वाला जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था उसको लुप्त होने का खतरा है ना। तो इसी को मतलब कि मतलब कि इस पर कोई खतरा ना आए, इसी के लिए मतलब ये जो प्रोटोकॉल है कार्टाजीना प्रोटोकॉल वर्क करता है, बायोसेफ्टी पे ही वर्क करता है। ठीक है, आगे बात किया जाए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के बारे में, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हो कि इसमें कुछ पैसा जो है केंद्र भी देता है और कुछ पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका काम क्या है, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम डील विद द फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, एड्रेस ग्रोइंग कंसर्न ओवर एडवर्स इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो मेनली जंगल में जो आग लगता है उसको रोकता है।
और इसी के तहत फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट कमेटी सेटअप किया गया था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात किया जाए तो ये जो वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री डेट है 2 सब डिवीजन, तो मतलब कि मिनिस्ट्री के अंदर एक वाइल्ड लाइफ डिवीजन है, उसके अंदर फिर 2 सब डिवीजन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन एंड वाइल्ड लाइफ डिवीजन। बिसाइड देयर आर 3 ऑटोनोमस बॉडी, इसके तहत 3 बॉडी भी हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेंट्रल जू अथॉरिटी फॉर कंजर्वेशन एंड जू मैनेजमेंट, और एक है NTCA। तो इस वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत 3 बॉडी हैं, कौन कौन? एक है सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, और एक है सेंट्रल जू अथॉरिटी। एक इसलिए तो WII का क्या काम है, तो फॉर वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए WII रिस्पॉन्सिबल है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कंजर्वेशन जू मैनेजमेंट के लिए। और NTCA जो है नाम से पता चल रहा है टाइगर के लिए, NTCA के द्वारा ही टाइगर सेंसस करवाया जाता है, ठीक है। द NTCA इज कंस्टिट्यूटेड बाई कन्वर्टिंग द प्रोजेक्ट टाइगर डायरेक्टरेट ऑटोनोमस बॉडी। तो एक पहले प्रोजेक्ट टाइगर डायरेक्टोरेट हुआ करता था एक ऑफिस, उसी को बदल करके NTCA बनाया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टेट। तो इसी डिवीजन के द्वारा जो है सब फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है स्टेट को, ठीक है। द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड आल्सो थ्रू सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब जिसमें 100% पैसा केंद्र सरकार देता है, ठीक है। एंड थ्रू ग्रांट इन एड टू द सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में, ये भी याद रखिएगा। द इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम हैज द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट। तो इसके 3 कंपोनेंट है, कौन कौन? सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया को सपोर्ट करना, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, सबको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, तो जो वाइल्ड लाइफ जो भी जीव जंतु प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर रहते हैं, मतलब नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना। रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उसको रिकवर करने के लिए भी पैसा मतलब कि सपोर्ट प्रोवाइड किसके तहत? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इस स्कीम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, एक स्टेचुटरी बॉडी है, ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज MOEFCC। इसका काम क्या है, तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, जबकि इसका 5 जगह रीजनल ब्रांच है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जबलपुर, और इसके अलावा 3 सब रीजनल ब्रांच भी है, गुवाहाटी, अमृतसर, कोचिन। 5 बॉर्डर यूनिट है, रामानाथपुरम, गोरखपुर, मोतिहारी, नाथुला एंड मोरे। द वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो कॉन्स्टिट्यूशन 2007, इसको 2007 में बनाया गया था। सेंट्रल जू अथॉरिटी की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1992 में बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, यानी कि ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका काम क्या है, तो जैसे कि ऊपर हम लोग बात किए, जू अथॉरिटी को मैनेज करता है, इंडिया में जितना भी जू है सबको मैनेज करता है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क की बात किया जाए, इसको 1959 में सेटअप किया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू कम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द नेशनल एफर्ट इन कंजर्वेशन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। तो कंट्री का जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना, और खास करके वाइल्ड फौना को। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 में लॉन्च किया गया था, सॉरी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, हम भी यहाँ कंफ्यूज कर गए, सॉरी। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1991-92 में लॉन्च किया गया था, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि इसमें कुछ पैसा केंद्र और कुछ पैसा राज्य देता है। और इसका मेन काम क्या है, तो नाम से पता चल रहा है, प्रोटेक्ट एलिफेंट देयर हैबिटेट और कॉरिडोर, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना, उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको रोकना, वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट, बहुत सारे हाथी को पाला भी जाता है तो उसके वेलफेयर के बारे में काम करना। NTCA की बात किया जाए तो NTCA का स्टैट्यूटरी बॉडी है, अधिकांशतः न्यूज़ में आते रहता है ना। द हिंदू का डिस्कशन यदि आप मेरा देखते होंगे तो हम NTCA के बारे में लगता है कि हर 10 दिन पे एक न्यूज़ आ जाता है इसके बारे में। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया था, ठीक है। इसको 2006 में बनाया गया था, याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट इसी के द्वारा कराया जाता है, और टाइगर सेंसस जो होता है वो भी NTCA के द्वारा कराया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात किया जाए तो 1973 में लॉन्च किया गया था। और टाइगर रेंज जितने स्टेट हैं, मतलब टाइगर रेंज स्टेट मतलब जहाँ जहाँ टाइगर पाए जाते हैं वहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन का काम करता है। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन 2 तरह का होता है, एक होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना, मतलब जंगल में ही उसको कंजर्वेशन करना। एक्स सिटू मतलब जहाँ उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं वहाँ पे कंजर्व करना, मतलब यदि चिड़ियाघर में ला के हम जानवर को बचा रहे हैं तो एक्स सिटू कंजर्वेशन है, और जंगल में हम जानवर को बचा दे रहे हैं तो इन सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है। तो 1973 में इसको लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को। मेन टारगेट इसका यही है, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। द कोर देखिए यहाँ पे जैसे नेशनल जो टाइगर रिजर्व जो होता है, टाइगर रिजर्व में 2 चीज़ आते हैं, एक होता है कोर, एक होता है बफर। कोर एरिया कहाँ है, जहाँ पे नेशनल द कोर एरिया है द लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क और ए सेंचुरी, वेरेज बफर और पेरिफेरल एरिया मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड। तो जैसे कोई भी नेशनल पार्क होता है उसका जो मेन बीच वाला एरिया होता है उसको कोर एरिया बोलते हैं, अब बाहर वाला एरिया को बफर एरिया बोलते हैं। बफर एरिया जो है फॉरेस्ट प्लस नॉन फॉरेस्ट दोनों होता है।
मतलब इसके आसपास से रोड क्रॉस करते रहता है ना, इधर कोई और चीज़ रहता है, नदी वगैरह रहता है, तो ये सब बफर जोन में आता है। वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होता है। अंदर जो कोर एरिया है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो कोर और बफर जोन का मतलब यहाँ समझ गए होंगे। इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में टाइगर का नंबर कितना है तो याद रखिएगा 2967, 2967 टाइगर इंडिया में है, सबसे ज़्यादा दुनिया में इंडिया में टाइगर है। और इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 29 जुलाई को जो है टाइगर समिट साइन किया गया था 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में है, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में एक टाइगर समिट हुआ था कब, 2010 में। इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से। 2010 में टाइगर समिट हुआ था रसिया में, रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में। और वहीं पे डिसाइड किया था कि 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे बनाएंगे। और वहाँ पे एक और चीज़ डिसाइड किया गया था कि 2022 तक है ना, अपने अपने स्टेट में अपने अपने कंट्री में टाइगर के पॉपुलेशन को डबल करना है, ठीक है। तो इंडिया जो है टारगेट जो है 2019 में ही अचीव कर लिया है। नेपाल भी इसके पहले अपने जितना पॉपुलेशन था उसका डबल कर लिया था टाइगर का। तो सबसे पहला कंट्री नेपाल था अपने टारगेट के डबल करने का, और इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया था। सेकंड मतलब दूसरा नंबर था इंडिया का, जहाँ पे टाइगर का नंबर मतलब अपने से डबल किया गया। और नंबर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है 2967। एनिमल वेलफेयर की बात किया जाए तो एनिमल वेलफेयर जनरल एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो याद रखिए एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। फ्री मोबाइल एनिमल क्लिनिक, तो इसके तहत जो है फ्री मोबाइल एनिमल क्लिनिक प्रोवाइड किया जाता है। मोबाइल एनिमल क्लिनिक मतलब कि ये घूमते रहता है कोई गाड़ी पे, मतलब कि ये क्लिनिक जो है किसी गाड़ी पे माउंटेड है और गांव में जहाँ ज़रूरत पड़ता है इसको भेज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA जो है इसको पहली बार इंडिया में 1978 में यूज़ किया गया था। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके तहत क्या देखा जाता है कि यदि कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना होगा। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाया जाना है तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना हो, कितने पेड़ काटे जाएंगे, तो उसके तहत कितना प्रदूषण बढ़ेगा, कितना वातावरण को मतलब कि हानि पहुंचाया जाएगा। जैसे वहाँ पे सीमेंट यूज होगा तो सीमेंट उड़ता है, उसका धूलकण काफ़ी ज़्यादा, गिट्टी वगैरह होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा किसी प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पे देखता है, ठीक है। खास करके रिवर वैली या फिर जो भी पब्लिक सेक्टर के लार्ज प्रोजेक्ट है वहाँ पे। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन की बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर आता है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना। इसके लिए एक्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दो एक्ट यहाँ पे हैं। एयर को प्रिवेंट करने के लिए स्पेशल एक एक्ट है 1981 का, और 1986 का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का है, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। मेजर टू कॉम्बेट एयर पोल्यूशन, कॉम्बेट एयर पोल्यूशन को मतलब कि एयर पोल्यूशन को कॉम्बेट करने के लिए क्या क्या हम लोग क्या क्या स्टेप लिया गया है। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में 12 पॉल्यूटेंट हैव बीन नोटिफाइड अंडर द EPA 1986। तो इस एक्ट के तहत 12 पॉल्यूटेंट को नोटिफाई किया गया है, ठीक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के तहत। याद रखिएगा यहाँ पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी का बात किया जा रहा है। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एक QI आता है, ठीक है। वहाँ पे 12 नहीं बल्कि 8 ही है। तो याद रखिए वहाँ पे 8 ही, आगे हो सकता है मिल जाए। तो 12 पॉल्यूटेंट है बीन नोटिफाइड अंडर द EPA 1986, तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के तहत, जिसमें विथ 151 इमिशन इफ्लुएंट स्टैंडर्ड फॉर 104 डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, साइड 32 जनरल स्टैंडर्ड। इसके तहत जो है 115 इमिशन मतलब को भी यहाँ पे टारगेट किया गया है, मतलब कितने स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कहने का मतलब। और इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया इसके मॉनिटरिंग के लिए, जिसको बोलते हैं नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद विथ रिफरेंस टू द व्हीकुलर पोल्यूशन द स्टेप टेकन इंक्लूड इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीनर। तो व्हीकुलर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या किया गया है, तो क्लीनर को इंट्रोड्यूस किया गया। अल्टरनेट फ्यूल लाइक गैसियस फ्यूल CNG LPG को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाया जा रहा है। इंडिया में अभी टारगेट है कि 15% इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाए। उसके बाद फिर 2017 में BS4 गाड़ी लाया गया था कि BS4 से नीचे गाड़ी नहीं चलेगा। हालांकि अब तो 1 अप्रैल 2020 से BS6 वाहन को मान्यता दिया गया है कि 1 अप्रैल 2020 से इंडिया में जो भी गाड़ी बिकेगा BS6 ही बिकेगा। हालांकि जो पहले से बिक गया BS4 वो चलेगा, ठीक है। हो सकता है कि कई भविष्य में बोल दे कि BS4 गाड़ी अब नहीं चलेगा, जैसे अभी BS3 नहीं चलता है, उसको चेंज करवाना पड़ा BS4 में सबको, है ना। तो इंजन का एक लेवल होता है, सॉरी ये पेट्रोल मतलब कि जो ऑयल होता है उसका एक लेवल होता है, तो उसके हिसाब से इंजन को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। ऑयल तो वहाँ पे ज़्यादा प्रीफाई होता ही है। नेक्स्ट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। ये लॉन्च किया था 2015 में विथ 14 सिटीज देन एक्सपेंडेड टू 34, जो अभी उस समय 14 सिटी में था, बाद में इसको 34 सिटी में एक्सपेंड कर दिया गया। अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली NCR हैज बीन नोटिफाइड। दिस प्लान स्पेसिफाइज एक्शन रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग पार्टिकुलेट मैटर। तो ये मेनली पार्टिकुलेट मैटर पर डील करता है, ठीक है, जैसे PM10, PM2.5,
नेक्स्ट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ठीक है, तो ये भी एक तरह का स्टेचुटरी बॉडी है। इशूड ए कम्प्रीहेंशन सेट ऑफ डायरेक्शन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ 42 मेजर टू मिटिगेट एयर पोल्यूशन। तो इसके तहत 42 स्टेप बताए गए थे दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, दिल्ली NCR। टू इन्वॉल्व पीपल इन एफर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च था हरित दिवाली एंड स्वस्थ दिवाली। 2017 में जो है एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था हरित दिवाली एंड स्वस्थ दिवाली, जिसमें 200 स्कूल दिल्ली के पार्टिसिपेट किए थे। 2 लाख एंड ओवर 2 लाख स्कूल इन द कंट्री, पूरे देश में मिला दिया तो 2 लाख स्कूल पार्टिसिपेट किए थे। मिनी मैराथन फॉर स्वच्छता फॉर स्वच्छ एंड स्वस्थ भारत, तो यहाँ पे एक मिनी मैराथन लॉन्च किया था 2017 में, ठीक है, जिसका नाम क्या था, तो स्वच्छ हवा फॉर स्वच्छ एंड स्वस्थ भारत, ठीक है, स्वच्छ हवा फॉर स्वच्छ एंड स्वस्थ भारत, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। नॉइज पोल्यूशन की बात किया जाए तो एज ए फॉलो अप सेक्शन 5.2.84 नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006, एक नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी आया था 2006 में, उसी के सेक्शन 5.2.8 के तहत एम्बियंट नॉइज हैज़ बीन इंक्लूडेड एज रेगुलर पैरामीटर फॉर मॉनिटरिंग एंड स्पेसिफाइज अर्बन एरिया। तो यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन को भी एक इशू मतलब कि यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। प्रोटोकॉल फॉर नेशनल एम्बियंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रोग्राम हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड सर्कुलेटेड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ पे एक टारगेट बना करके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजा गया है। CPCB इज इन एसोसिएशन विद द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश्ड रियल टाइम नेशनल एम्बियंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क 7 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो CPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिल करके, ठीक है, 7 मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक रियल टाइम एम्बियंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया, मतलब उस समय नॉइज पोल्यूशन कितना हो रहा है मेजर करने का तरीका अपनाया है 7 मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ठीक है, जिसमें 70 नॉइज मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। कहाँ कहाँ, तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तो मतलब 7 सिटी में टोटल मिला के 70 जगह मशीन लगाया गया है, जिसमें बताता है कि अभी नॉइज पोल्यूशन कितना है, ठीक है। कौन लगाया है, तो CPCB किसके साथ मिल करके, तो स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिल करके, किसके तहत, तो नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी है 2006 के, उसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट है स्कीम फॉर ए कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है उसके लिए एक स्कीम, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एरोज टू मेक अ कोऑपरेटिव मूवमेंट फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। तो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है, कोऑपरेटिव मतलब सबका सहयोग वाला मूवमेंट है, ठीक है। टू रिड्यूस द ट्रीटमेंट कॉस्ट टू बोर्न बाय इंडिविजुअल मेंबर यूनिट टू मिनिमम व्हाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट टू अ मैक्सिमम। तो कहा जा रहा है कि इसके तहत क्या किया जाता है, तो जो एक आदमी के द्वारा जो कॉस्ट बोर्न किया जा रहा था, ठीक है, उसको कम करना और इन्वायरमेंट को ज़्यादा लाभ पहुँचाना। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन आर इन द प्राइम ऑब्जेक्टिव। इसके तहत क्या है, तो वेस्ट वाटर को ट्रीट करना और वाटर कंजर्वेशन इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव है। द कॉन्सेप्ट वाज इनिशिएटेड टू ट्रीट द एफ्लुएंट इमिनेटिंग फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ कंपेटिबल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। MLE इंडस्ट्रीज वाले के लिए स्कीम है, ठीक है, आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट फॉर इनेबलिंग ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू सेट अप न्यू एंड अपग्रेड एग्जिस्टिंग कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। कहने का मतलब इसके तहत होता क्या है एक्चुअली कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है सबका नाली को एक जगह वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। जैसे नॉर्मली क्या होता था पहले कि जैसे जिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है अपने नाली को पानी नाली का जो पानी है नदी में गिराने के पहले उसको ट्रीट करना पड़ता था, ठीक है। फिर ये भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यहाँ पे ट्रीटमेंट करके नदी में गिराएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, ये भी अपना ट्रीटमेंट करके नदी में गिराएगा फाइनल। अब क्या किया गया है कि सबका पहले नाली, ये 3 मान लीजिए इंडस्ट्री है, ये तीनों इंडस्ट्री पहले अपना नाली का पानी एक जगह गिराएगा और यहाँ पे एक मशीन सेटअप किया जाएगा और इसके पानी को यहाँ मतलब कि यहाँ पे नदी में बहाया जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब सबके लिए कॉमन है। तो इससे क्या होगा, लोगों को कॉस्ट बचेगा। तो यहाँ बताया गया कि जो ट्रीटमेंट कॉस्ट बोर्न किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा उसको मिनिमम बनाना और इन्वायरमेंट को मैक्सिमम लाभ पहुँचाना, ठीक है। नेक्स्ट हैजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट। तो जो हानिकारक जो सब्सटेंस है उसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या रूल हैं, तो इसके लिए एक अलग डिवीजन है इसी मिनिस्ट्री के तहत। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, मेनली ये सॉलिड वेस्ट में डील करता है, केमिकल इमरजेंसी में डील करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवीजन टू प्रमोट द सेफ मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। बिसाइड दिस द डिवीजन आल्सो एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1981। तक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1981 का, ठीक है। द एक्टिविटीज ऑफ डिवीजन आर कैरिड आउट ऑन द 3 मेन थ्रस्ट। तो तीन एरिया में इसके द्वारा काम किया जाता है। पहला हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, तो जो हानिकारक वेस्ट है उसके मैनेजमेंट में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और केमिकल सेफ्टी, 3 एरिया में इसके द्वारा काम किया जाता है। तो बात करते हैं पहले केमिकल सेफ्टी का। तो टू इंश्योर केमिकल सेफ्टी द मिनिस्ट्री नोटिफाइड 2 सेट ऑफ रूल्स अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसके द्वारा 2 रूल इशू किया गया है इस एक्ट के तहत। पहला क्या है, द मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड पोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स 1989 और केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स रूल 1996। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द
MISHC, ये जो पुराना वाला नियम यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द MISHC रूल आर टू प्रिवेंट मेजर एक्सीडेंट अराइजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो इसका मेन एम क्या है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जो भी एक्सीडेंट हो रहा है उसको रोकना, लिमिट द इफेक्ट ऑफ सच एक्सीडेंट, और ऐसे एक्सीडेंट यदि हो भी जाता है तो उसका ज़्यादा असर ना हो, उस पर ध्यान देना। A set of rules entitled Chemical Accident Emergency Planning Preparedness Response Rule 1996 was notified to provide administrative structure at different levels such as national, state and district and local level for effective planning, preparedness and response to a chemical accident। तो कहा जा रहा है कि केमिकल एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेटअप किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मतलब कि देश लेवल पे एक बोर्ड सेटअप किया गया, स्टेट लेवल पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद लोकल लेवल पे, ठीक है, ताकि ऐसा एक्सीडेंट ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट है hazardous waste management, to address the issue of ensuring environmental sound management for hazardous waste for the safety and of health and environment during handling such waste, hazardous waste management handling and transboundary movement rule 2008 were notified। तो 2008 में इसके लिए एक रूल बनाया गया था ताकि एक जगह से दूसरे जगह हैजर्ड वेस्ट का मूवमेंट कैसे हो, यदि दूसरे कंट्री से यहाँ पे लाया जा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, मतलब किस तरीके से लाया जाए, ठीक है। इसके लिए एक बेसल कन्वेंशन भी है। बेसल एक शहर है, मतलब कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है, वहीं पे एक कन्वेंशन साइन हुआ था, तो इसीलिए उसको बेसल कन्वेंशन बोलते हैं। इंडिया उस पार्टी का मतलब उस कन्वेंशन का पार्टी भी है, और उसी के हिसाब से ये रूल बनाया गया था, ठीक है। इस रूल में क्या क्या है, द एम्बिट ऑफ रूल्स एंड एक्सपेंडेड इंक्लूडिंग अदर वेस्ट। तो इसमें एक अदर वेस्ट लिख दिया गया है, मतलब कि यदि कोई वेस्ट का यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया है तो अदर वेस्ट के तहत उसको लेकर के कार्रवाई किया जा सकता है। Authorization and authorization requirement is replaced with one permission authorization under the rule for all stakeholder handling the hazardous other waste। तो कहा जा रहा है कि जो hazardous waste में जितने लोग डील करते हैं हर एक लेवल पे, या तो उसका बड़े लेवल पे बिजनेस करता हो, या फिर छोटे लेवल पे करता हो, या फिर उसका प्रोड्यूसर हो, या फिर उसको ढोने वाला हो, सब पे लागू होता है। वेस्ट मैनेजमेंट हायरकी इन द सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी एज प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी एंड सेफ डिस्पोजल बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। तो कहा जा रहा है कि हर लेवल का काम कराने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रिवेंट करना, यदि कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको मिनिमाइज करना, जो वेस्ट है उसका रीयूज करना, रिसाइकल करना, है ना। द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ वेस्ट अंडर द रूल्स हैज बीन स्ट्रीमलाइंड बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर एंड बाय रिवाइजिंग द लिस्ट ऑफ वेस्ट रेगुलेटेड फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। यदि उस वेस्ट का इम्पोर्ट किया जाता है, फिर एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो मेनली इसके तहत यही सब है। ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात किया जाए, ई वेस्ट मैनेजमेंट किसको कहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आजकल निकल रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का LCD खराब हो गया तो किसके तहत आएगा, ई वेस्ट के तहत आएगा, है ना। किसी का मोबाइल खराब हो गया तो जो भी उस मोबाइल का बचता है वो सब ई वेस्ट के तहत आता है, ठीक है। एयर कंडीशन खराब हो गया तो भी एक तरह का ई वेस्ट है। इसके लिए एक रूल प्रोवाइड किया गया है। द रूल empower द कंसर्न स्टेट एजेंसी टू कंट्रोल, सुपरवाइज एंड रेगुलेट रेलिवेंट एक्टिविटीज कनेक्टेड विद ई वेस्ट मैनेजमेंट सच एज कलेक्शन, सेग्रीगेशन, डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग। तो इसके लिए भी रूल है। रूल में कहा गया है कि जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट है वो जो है डिफरेंट एजेंसी को सेटअप करे। उस एजेंसी का काम होगा कि ऐसे ई वेस्ट को कलेक्ट करे, उसको सेग्रीगेट करे, मैंने अलग अलग बांटे, रिसाइकल करे, डिसमेंटल करे उसका, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।